हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप लोग एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट के जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच कराना है। लिस्ट वन में जो है तो कोई भी अकॉर्ड या पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है, और लिस्ट टू जो दिया है उसमें प्रधानमंत्रियों के नाम दिया है जिनके समय में ये इवेंट हुए हैं। जैसे शिमला अकॉर्ड, जो शिमला अकॉर्ड हुआ था ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, 1972, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में आई थी 2014 में, आसियान समिट के समय। इंडिया पीस कीपिंग इन श्रीलंका, इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में गई थी वो राजीव गांधी के समय में गई थी। ठीक। और लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में हुआ था, 1999 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं आपका ऑप्शन जो है तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। शिमला कार्ड ये हुआ था जुलाई टू 2 जुलाई 1972 में हुआ था। शिमला एग्रीमेंट के नाम से इसको जाना जाता है और शिमला कार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच हुआ था शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एक्सटेंडेड जो हमारे नेबरहुड हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना है। पहला जो ओरिजिनली जो इसका मेन एम था इकोनॉमिक इनिशिएटिव के रूप में ये शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसमें जो है तो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशन भी जुड़ते गए। ठीक। इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स जो है तो श्रीलंका में गई थी 1987 और 1999 में। ठीक ना, यूनाइटेड नेशंस के अथॉरिटी में। और ये जो तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ के थे इंडिया के वो राजीव गांधी थे, यानी राजीव गांधी के समय इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में गई थी। लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था ये 1999 में साइन किया गया था। ये हमारे पाकिस्तान के साथ किया गया था, हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों को लेकर, जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर ये मुद्दा, ये जो है तो लाहौर डिक्लेरेशन किया गया था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है किस ईयर में हुए हैं उनको क्रोनोलॉजी में आपको करना है। गुजरात डॉक्ट्रिन ये आपकी 1996 में आती है। पंचशील एग्रीमेंट 1954 में, 1954 में। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आती है। और सोवियत इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो होती है 1971 में होती है। ठीक। तो इसका जो पहला होगा, सबसे पहला होगा पंचशील एग्रीमेंट बी, फिर उसके बाद आपका डी, बी डी ए सी, बीडीएसी, यानी कि आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। पंचशील एग्रीमेंट जो होता है 1954 में होता है इंडिया और चाइना के बीच। इंडो सोवियत ट्रीटी जो होती है फ्रेंडशिप 1971 में होती है, जिस जो इंडिया और रसिया के बीच होता है। ठीक ना। गुजरात डॉक्ट्रिन जो होती है 1996 में होती है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है तो 1991 में होती है। ठीक। गिव बिलो द टू स्टेटमेंट, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनको पता करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ए कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोजेक्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री के अनुसार किसी भी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी जो है तो होती है, सही है। A core value of Indian national movement constitute the building blocks in the of Indian foreign policy। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य किया है। तो ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो आपके दिए हुए हैं वो करेक्ट है। ठीक ना, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है द टर्म फ्लाइंग बीज गॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस। द टर्म फ्लाइंग बीज है वो किस एसोसिएशन से संबंधित है? तो ये आसियान कंट्रीज से संबंधित है। तो टर्म फ्लाइंग बीज एसोसिएटेड विथ आसियान कंट्रीज, ये आसियान कंट्रीज के साथ इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि ये जो आसियान कंट्रीज है उन्होंने बहुत ही फास्टर, वेरी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तो रजिस्टर्ड की है लास्ट 2 डेकेड में। इस कारण इसको फ्लाइंग बीज के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड द एनपीटी एंड सीटीबीटी। तो एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इन दोनों के संबंध में क्या सही है। तो इंडिया ने तो इसमें साइन किया है ना इनको रेटिफाइड किया है, तो यानी जो 4 नंबर आपका ऑप्शन है यहाँ पर, इंडिया हैज नाइदर साइन नॉर रेटिफाइड आइदर एनपीटी और सीटीबीटी। तो याद रखिएगा इंडिया ने ना तो एनपीटी में ना तो सीटीबीटी में ही साइन किया है, ना तो इसको रेटिफाई किया है। ठीक है, तो एनपीटी जो होती है वो 1968 में आती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी जो आती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये 1996 में आती है। ठीक, ये इनका ईयर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इनमें से कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, तो इनमें से जापान के साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। याद रखिएगा कि कभी पूछा जाए तो किस कंट्री के साथ है, जापान के साथ है। देख लेते हैं, द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान 16 फरवरी 2011 को ये साइन किया गया था, और उसी ईयर 1 अगस्त को ये इन्फोर्समेंट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज होल्डिंग टॉक विथ आसियान टू एक्सटेंड विच हाईवे टू वियतनाम। आसियान के साथ इंडिया कौन सा हाईवे को वियतनाम तक पहुंचाना चाहता है, तो इंडिया म्यांमार म्यांमार थाईलैंड, जो पहला नंबर आपका ऑप्शन है वही जो है तो उसके लिए जो है तो बात की गई है। ठीक, तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इंडिया एंड आसियान कंट्री होल्डिंग कंसल्टेशन ऑन द एक्सटेंशन ऑफ 1360 किलोमीटर इंडिया म्यांमार हाईवे फ्रॉम मोरोह इन इंडिया टू माओ शोटे इन थाईलैंड। अब इसको वियतनाम तक ले जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर सुखोई Su-30 MKI कम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लीट। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है तो एग्रीमेंट साइन किया है सुखोई Su-30 MKI कम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लीट के लिए, तो रसिया के लिए किया है, रसिया के साथ किया है। ठीक ना, तो रसिया के द्वारा ये बनाया गया है सुखोई Su-30 MKI कम्बैट एयरक्राफ्ट, है ना, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इंडिया के पार्टनरशिप या लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। ठीक ना, लुक वेस्ट पॉलिसी फॉर ऑफ इंडिया एडवोकेट एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज रिलेशंस विथ। जो लुक वेस्ट पॉलिसी है इंडिया की, वो किस किन कंट्रीज या किन कंट्रीज के समूह के साथ जो तो इंडिया अपना रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है। तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, हमारी वेस्ट एशियन कंट्रीज, अरब कंट्रीज, इनके साथ जो तो यूएई, इन इसराइल, इन सब कंट्रीज के साथ जो तो इंडिया अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो वेस्ट एशियन कंट्री लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत आते हैं। ठीक ना, तो लुक वेस्ट पॉलिसी जो है ओवरऑल इंडियाज गवर्नमेंट स्ट्रेटजी डीलिंग विद द वेस्ट एशियन नेशन, है ना। और इस पॉलिसी को कब अपनाया गया था ये भी याद रखिएगा, 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान इंडिया हैज एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर्स। तो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के जो साथ हुई थी 1960s में, तो उनमें से कौन से रिवर्स में इंडिया को इंक्लूसिव राइट्स मिला हुआ है, तो रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों में इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स मिला हुआ है। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी सितंबर 1960 में हुई थी। ठीक ना, इसमें ब्रोकर जो था वो वर्ल्ड बैंक था, ये भी याद रखिएगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई थी, ब्रोकर के जो जो कार्य कर रहा था वो वर्ल्ड बैंक काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द चाइनीज पॉलिसी ऑफ थ्योरी ऑफ पाल्म एंड 5 फिंगर। तो चाइनीज थ्योरी ऑफ पॉलिसी, थ्योरी ऑफ पाल्म एंड 5 फिंगर्स जो है, यानी वो हथेली तिब्बत को मानता है, 5 फिंगर्स की बात करता है, तो वो कौन कौन से, तो वो 5 फिंगर हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, सॉरी भूटान और नेपाल। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, यानी ए और बी जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इनको पांचों को 5 फिंगर्स के रूप में वो देखता है, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को। ठीक, तो नेक्स्ट इसका आंसर करेक्ट होगा 5 फिंगर ऑफ टाइबेट चाइनीज पॉलिसी एट्रीब्यूटेड टू माओ जेडांग। माओ जेडांग की पॉलिसी थी जिसमें उसके जो 5 फिंगर्स थे लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के रूप में बताया गया है, और तिब्बत को जो है तो उसके पाल्म के रूप में दिखाया गया है, हाथ की हथेली के रूप में। Who among the following prime ministers propounded the notion of genuine non-alignment movement? तो
इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, मतलब नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था उसको जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को प्रोपाउंड किया था, तो वो मोरारजी देसाई थे। ठीक ना, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के गवर्नमेंट्स के समय प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये कार्य कर रहे थे 1977 से 1999 में। उसी समय इन्होंने जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जो तो किया था, लॉन्च किया था। Morarji Desai stated that the India's foreign policy would revert to genuine non-alignment that would be not allow any previous एग्रीमेंट कम इनटू द वे ऑफ फ्रेंडशिप विद अदर कंट्री। यानी इंडिया जो है तो किसी भी कंट्री के साथ ये फ्रेंडशिप बनाना चाहता है तो उसमें कोई भी एग्रीमेंट रास्ते में नहीं आएगा, रोड़ा नहीं बनेगा। ये था जेन्यून नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की जो आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।